नमस्कार, कैसे हो बच्चों? पढ़ाई कैसी चल रही है? होप सो। अब एग्जाम का टाइम पास आने वाला है तो पूरी मेहनत से लग जाओ। अपना पूरा टाइम अब अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितनी भी चीजें आपको आकर्षित करती हैं, आपका फोन हुआ, गेम्स हुए, फेसबुक हुआ, इन सबको थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ठीक है? फोन उठाना है तो केवल किस लिए उठाना है? पढ़ने के लिए। आप फोन में कुछ ना कुछ अपना एजुकेशनल देख रहे हो। ठीक है? तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना 5th चैप्टर, गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। अभी एक और चीज है, कुछ बच्चे ना मैसेज आ रहा है कि मैडम जो आपकी प्ले लिस्ट है उसमें हमें चैप्टर्स नहीं मिल पा रहे। देखो, जो मैंने प्ले लिस्ट डाली है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है? अगर आप किसी बोर्ड के बच्चे हैं, सपोज एग्जाम्पल ले लो कि यूपी बोर्ड के बच्चे हैं जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ कुमार मित्तल की बुक पढ़ते हैं, तो जो कुमार मित्तल की बुक के चैप्टर हैं अगर आप ध्यान से देखोगे तो टॉपिक लाइन वाइज वो ही है जो यहाँ चल रहे हैं। ठीक है? आपकी कुमार मित्तल बुक में मेंशन भी किया हुआ है एक जगह कि कुमार मित्तल की बुक के कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी के बुक के चैप्टर्स के बराबर है। तो आप वहां से देख के आपको इजीली पता चल जाएगा। तो अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का ये 5वां चैप्टर है, पर कुमार मित्तल बुक का आई थिंक 7th चैप्टर है। ठीक है? तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आप वीडियो दर वीडियो देखते जाइए, आपको एग्जैक्ट टॉपिक्स मिलते चले जाएंगे, आपको कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं रह जाती। ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर, गति के नियम का। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने पढ़ा था गति कैसे हो रही है। ठीक है ना? और गति के घटक क्या क्या है जिसपे वो निर्भर करती है। हमने प्रारंभिक वेग निकाला, अंतिम वेग निकाला, हमने सरल रेखा में गति देखी। ठीक है ना? हमने समतल में गति देखी, हमने प्रक्षेप्य गति देखी। ठीक है? प्रक्षेप्य गति में समतल में कैसे गति हो रही है, किसी ऊंचाई से कैसे है, आनत तल में गति कैसे हो रही है, हमने निकाला कि त्वरण कैसे इफेक्ट करता है उसे। ठीक है? ये सब चीजें निकाली। अब हम क्या पढ़ने वाले? गति होती क्यों है, उसका कारण क्या है। तो ये आज हम अपना समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गति को समझने के लिए हमें जाना होगा सालों नहीं, सदियों दूर। ठीक है? 1500 के करीब की बात करते हैं, जब साइंस बिल्कुल भी हमारी डेवलप थी ही नहीं, लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता था। तो उस टाइम पे एक साइंटिस्ट थे अरस्तु, जिन्होंने बोला कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दो। ठीक है ना? अब अगर हम उसका एग्जाम्पल लें कि सपोज ये मार्कर है, इसे मैंने हाथ पे रखा है, ये हाथ पे रखा है, हाथ पे ही रखा रहेगा जब तक कि मैं दूसरे हाथ से इसे हटा ना दूं या मैं इसे एक फ्लिक ना मार दूं जिससे कि ये नीचे गिर पड़े। तो इसकी विराम अवस्था थी, जो रेस्ट, विराम अवस्था क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेस्ट पे था। ये रेस्ट पे था, ये आराम कर रहा था, ये आराम ही करता रहेगा। जैसे आप बिस्तर में सोते हो, पड़े सोते ही रहते हो जब तक कि आके मम्मी की एक लात ना लगे। ठीक है ना? पापा की ये फटकार ना पड़े, उठ जाओ, जब तक आपको कोई बाह्य बल ना लगे, तो आप विराम अवस्था में ही रहते हो। दूसरी अब बात आई, जब हम गति कर रहे हैं तब क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि यदि कोई पिंड एक समान वेग से गति कर रहा है तो उसे गति में रखने के लिए हमें किसी बाह्य बल की आवश्यकता होती है। अब उन्होंने इस चीज को बोला अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं कि मान लो एक बच्चा है, ड्राइंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, सो पार्डन मी फॉर दैट। ठीक है? क्षमा करें। अब ये बच्चा एक खिलौना चला रहा है, एक कार चला रहा है। ठीक है ना? तो जब ये बच्चा इस रस्सी से इस कार को घसीट रहा है, कार हमारी चलती जा रही है। जैसे ही बच्चा रुका, कार थोड़ी देर चल के कार रुक जाएगी। तो गति को, जो वस्तु गति में है उसे गति में ही रखने के लिए कुछ बल लगा रहा है, वो उसे खींच रहा है। या पे आप एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपकी जो बैटरी वाली कार होती है, जब तक उसमें बैटरी होगी वो कार चलती रहेगी। जैसे ही उसकी सेल डाउन हुई, आपकी कार चलनी बंद हो गई, क्योंकि वहां पे जो फोर्स चाहिए था, जो बल चाहिए था, वो आपकी बैटरीज दे रही थी। तो उसने जब ये तर्क दिए तो उससे तो लगा कि हाँ भाई ठीक बात है, विराम से चेंज तब होगी जब हम उसमें कोई बल लगा देंगे। पर गतिमान अवस्था को गतिमान में रखने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है और विराम को विराम में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। ये किसने बोला? अरस्तु ने।
के लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, तो लोगों ने मान लिया हाँ ये नियम ठीक है। उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए गैलीलियो। ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे। एक्सपेरिमेंटलिस्ट मीन्स ये बिलीव करते थे कि हम प्रयोग करके देखें और तब हम देखें कि चीजें ठीक वो ही आती हैं या नहीं आती, जो हम बोल रहे हैं वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने अरस्तु के पहले नियम को तो माना कि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक कि हम कोई बाह्य बल ना लगा दें। तो किसी वस्तु को विराम में रहने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती। पर जो दूसरा नियम अरस्तु ने दिया था, उसने कहा था वस्तु को गति में रखने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता होती है। तो गैलीलियो ने क्या बोला, नहीं, कोई वस्तु गतिमान है एक समान। यहाँ पे दो शब्दों पे जोर दिया जाएगा, उन्हें ध्यान दो। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से किसी दिशा में गतिमान है तो उसका वेग भी एक समान है और उसकी दिशा भी समान है, दिशा नहीं बदल रही है, तो उसे उसी अवस्था में रखने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हमने जो ये एग्जाम्पल देखे ये हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। और इनसे लग भी रहा है कि भाई कार को चलाने के लिए खींचना तो पड़ेगा ही, नहीं तो कार नहीं चलेगी। तो इस चीज को गैलीलियो ने कैसे प्रूफ किया, उन्होंने एक तल लिया, इस टाइप से बनाया एक, ठीक है ना, और यहां से एक बॉल को छोड़ा। ये बॉल हमारी गतिमान अवस्था में और दिशा भी इसकी समान ही, तो बॉल यहां से जाना स्टार्ट करेगी और वो लगभग समान ऊंचाई पे आएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्ट आएगी, लगभग समान ऊंचाई पे आएगी, ठीक है। अभी एक्सप्लेन करेंगे क्यों बोल रहे हैं लगभग। फिर उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने क्या करा कि दूसरी साइड पे जो ये तल था यहां तो बराबर था, एक कटोरी जैसा था, अब क्या करा, इस तल को थोड़ा सा फ्लैट कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, फिर से बॉल को छोड़ा, करेक्ट। तो अब बॉल हमारी फिर से गई और कोशिश करेगी समान ऊंचाई तक जाने के लिए। तो समान ऊंचाई लगभग यहां पहुंची बॉल, यहां पहुंचने में उसने दूरी ज्यादा तय करी। अब उन्होंने बोला कि अगर मैं इस चीज को, एक और चीज, जो ये तल लिया था ये एक्सट्रीमली शाइनी तल था, मीन्स बहुत ज्यादा चिकना तल था हमारा। अब उन्होंने क्या बोला, इसे ऐसे फ्लैट कर दो। अब क्योंकि बॉल यहां से चली है तो ये अपनी इसी ऊंचाई तक जाने की कोशिश करेगी। तो अब क्या होना चाहिए, बॉल अनंत काल तक गतिमान रहनी चाहिए, करेक्ट। होना तो ये चाहिए उनके एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार कि बस जो ये हमारी गेंद थी जो एक समान वेग से चलती थी वो एक समान वेग से ही चलती रहनी चाहिए अनंत तक। पर होता क्या है रियल लाइफ में, कुछ देर जाने के बाद ये बॉल रुक जाती है। क्यों? रीजन ये है कि इस बॉल पे जो ये हमारा तल है एक घर्षण कार्य कर रहा है, ठीक है ना। तो घर्षण बल किस दिशा में कार्य कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है तो इसकी जो गति थी वो इस दिशा में थी। घर्षण बल के कारण धीरे 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 ये बॉल रुकती चली जाती है। तो अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि जो हमारा तल है उसका हम इतना सपाट कर दें कि उसका घर्षण बल क्या हो जाए, 0, तो ये बॉल अनंत काल तक चलती रहेगी। तो गतिमान एक समान वेग से गतिमान वस्तु को गतिमान ही रहेगी, उस पे कोई बाह्य बल लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस बात को भी उन्होंने कैसे प्रूफ करा, उन्होंने क्या करा, पहले तो ये लकड़ी का तल बनाया था, दूसरी बारी में उन्होंने कांच का तल बना दिया और बॉल भी कांच की ले ली। तो लकड़ी से तो ज्यादा चिकना हुआ कांच, तो घर्षण बल और कम हुआ। तो उसमें इन्होंने देखा कि जब इन्होंने ये चीज कांच की बनाई तो बॉल जितनी दूर जाके इसमें रुकी थी उससे और ज्यादा दूरी चली फिर रुकी, ठीक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या करके देखा कि अब की बारी ये तल इन्होंने बर्फ का बना दिया और बॉल भी बर्फ की बना दी। तो अब की बार सबसे अधिकतम दूरी पे जाके हमारी बॉल रुकी। बॉल रुक क्यों रही है, घर्षण की वजह से, और घर्षण जितना कम होता चला गया बॉल उतनी दूर तक चलती चली गई। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, क्या कोई बाह्य बल लग रहा है वस्तु पे, क्या कोई बल लग रहा है, नहीं। रीजन देखो,
ये इधर को खींच रहा है, ये बल जो नीचे का तल है वो उस पे घर्षण बल इधर को लगा रहा है। तो जो नेट फोर्स है इस खिलौने के ऊपर, जो नेट बल है वो कितना है, 0 है। तभी ये खिलौना चल पा रहा है। जैसे ही ये बच्चा चलना रुक जाता है, क्या होता है, जो ये बल है ये 0 हो जाता है। तो ये घर्षण बल अब संतुलित नहीं रहा, अब उस पे बल कौन सा लग रहा है, घर्षण बल। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकला, गतिमान वस्तु हमेशा गति में ही रहेगी अगर उस पर नेट बल 0 हो, उस पर लगने वाला, उस पर कोई बल ना लग रहा हो। जब हम ये कहते हैं ना कि कोई बल ना लग रहा हो, सच में ऐसा नहीं होता भाई। देखो ये कॉमन सेंस की बात है, हम सब लोग पृथ्वी पे हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण तो सब पे हर समय लगेगा ही लगेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कोई बल नहीं लग रहा, हम क्या कहेंगे, जब उस पे लगा हुआ नेट बल 0 हो तो वो एक समान वेग से एक दिशा में ही गति करती रहेगी। तो गैलीलियो जी ने हमारे क्या नियम दे दिए, 2 नियम, कि वस्तु विराम अवस्था में रहने के लिए किसी बल की आवश्यकता नहीं होती, और यदि वस्तु एक समान वेग से समान दिशा में गति कर रही है तो भी उसे इस स्थिति में बने रहने के लिए, गति की स्थिति में बने रहने के लिए किसी भी बाह्य बल की आवश्यकता नहीं होती। अब नेक्स्ट हमारे आए न्यूटन। इस चैप्टर को क्या कहते हैं, न्यूटन के गति के नियम भी कहते हैं। बहुत फेमस है, न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए हैं, पर वो सबसे ज्यादा फेमस है अपने गति के 3 नियमों की वजह से, ठीक है। तो न्यूटन ने इसी बात को आधार बना के अपने गति के नियम दिए। न्यूटन ने भी यही बोला कि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि आप कोई बाह्य बल ना लगा दो। कोई वस्तु एक समान वेग से, ध्यान दो, एक समान वेग से एक ही दिशा में गति कर रही है तो वो करती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब हम समझते हैं, तो ये तो हमारी हो गई हिस्ट्री, हमें पता चल गया कैसे हमारे नियम आए। अब समझते हैं कि जो ये बल लग रहा है, कौन कौन से बल एक्चुअली लगते हैं। आज का जो ये हमारा लेक्चर है ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर मान लो, एक इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको हर चीज का, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अब मैं आपको बल समझाने जा रही हूँ वो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। अगर उन्हें नहीं समझा तो न्यूमेरिकल हिला नहीं पाओगे, तो ध्यान से, ओके। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि किसी भी वस्तु की स्थिति बदलने के लिए हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। विराम से गति में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा और गति से विराम में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा। उसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप ले लो कि सपोज आपके ये एक बॉल रखी है, तो ये बॉल रखी ही रहेगी जब तक आके कोई से किक ना कर दे, ठीक है। किक का मतलब क्या हुआ कि उसमें बल लगा दिया। या दूसरा आप ये लगा लो कि मान लो ये एक आनत तल है, ठीक है ना, ऊपर से आपने कुछ लुढ़का दिया, तो ये लुढ़कता ही रहेगा जब तक कि कोई बल लगा के इसे रोक ना दे। तो गति विराम में तब आएगी जब हम बल लगाएंगे, विराम गति में तब आएगा जब हम बल लगाएंगे। तो बल हमारा क्या होता है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर दे, ठीक है। बल क्या होता है, बल की डेफिनेशन अगर हम ले, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति, जब मैं स्थिति बोलती हूं तो स्थिति का मतलब क्या है, विराम से गतिमान और गतिमान से विराम, वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अब बल हमारा होता क्या है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। और बल का हमारा मात्रक क्या होता है, SI मात्रक है, न्यूटन जी के ऊपर उसे नाम दिया हुआ है न्यूटन। और दूसरा उसका CGI में मात्रक होता है डाइन, करेक्ट। अब इसमें डायन नहीं होता है, डाइन होता है, ओके। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये रिलेशन होता है, ठीक है।
तो अगर एग्जाम्पल लेके याद रखना है, अगर कोई भी तुम्हें पसंद नहीं है, हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं, करेक्ट। वहां हमेशा 36 का आंकड़ा होता है, तो वहां पे आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अपनी वाइफ को बोल दो। अभी तो कहाँ, फ्यूचर में जब कभी जाओगे तो याद रखना, अगर साइंस वाली लड़की नहीं है आपकी वाइफ तो इजीली बोल सकते हो, यार तो न्यूटन है, न्यूटन, वो भी खुश हो जाएगी। न्यूटन सबको पता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, सबको पता है न्यूटन कौन है। एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनके सर पे एप्पल गिरा था, ठीक है ना, तो वो सबको पता है। तो आप बच जाओगे, उसे समझ ही नहीं आएगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। आप वो समझेंगे कि आप उस साइंटिस्ट से कंपेयर कर रहे हो, पर आप अपनी मन की भावनाएं बता रहे हो। तो फ्यूचर में सेफ साइड में खेलने के लिए फिजिक्स को यूज करो, ठीक है। चलो कम बैक। तो बल हमारा वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है। अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिए उसमें हमने क्या देखा, हर चीज को टच किया जा रहा था, कांटेक्ट हो रहा था, कुछ ना कुछ संपर्क हो रहा था। ये पेन विराम पे है, मैं इसे ऊपर फेंकू तो मुझे हाथ से पकड़ के इसे ऊपर फेंकना पड़ेगा, हाथ का टच हुआ, ठीक है। लुढ़कती हुई चीज को रोकने के लिए भी मैंने हाथों से रोका, तो संपर्क आया। क्या कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल भी होता है कि वस्तु की स्थिति बदल जाती है पर बल उसके संपर्क में नहीं आता? हाँ, एग्जाम्पल है आपका चुंबकीय बल। एक लोहे का टुकड़ा लो और चुंबक को इतनी दूर रखो, वो विराम में है, आके वो चिपक नहीं जाएगा चुंबक से, करेक्ट है ना। तो चुंबक संपर्क में नहीं है पर फिर भी उसने उसे खींच लिया अपनी तरफ को। तो बल हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, अनंत बोल दो, हर जगह कुछ ना कुछ बल होता है जिसका कुछ नाम होता है। पर जो हमारे मूल बल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। 10th में भी पढ़ा होगा आपने ये। चलो थोड़ा सा उसे फ्रेशन अप कर लेते हैं कि बल हमारे 4 प्रकार के कौन से होते हैं। पहला कांटेक्ट बल, जो मैंने कहा संपर्क में, कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल, संपर्क बल। इसमें आपके कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले गुरुत्वीय बल, करेक्ट, किसे प्रदर्शित करते हैं? mg, ये आपका गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल कैसे होता है आपका? सेकंड आपका क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल f से, जो हमेशा गति का विरोध करता है। तीसरा बल आपका कौन सा आ जाएगा? अभिलंब बल, या इसे हम बोलते हैं प्रतिक्रिया, अभिलंब या प्रतिक्रिया बल। इसे N से भी दिखाते हैं, P से भी दिखाते हैं, R से भी दिखाते हैं, तो आप जिससे कंफर्टेबल हो उससे पढ़ लो, ठीक है। चौथा बल आता है हमारा स्प्रिंग बल। ओके, ये होता है F = kx। तो ये बल तो हो गए हमारे कांटेक्ट फोर्सेस, जब हम संपर्क में होते हैं तो हमारे बल। नेक्स्ट आता है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्स। हिंदी में कैसे बोलेंगे? गैर संपर्क बल, गैर संपर्क बल। तो पहला कौन सा आ जाएगा? चुंबकीय बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा आ जाएगा विद्युतीय बल, इसे हम वो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो आपका आवेशों के बीच में लगता है ना, आकर्षण प्रतिकर्षण होता है ना, पर आवेश एक दूसरे को टच थोड़ा ना करते रहते हैं, बल तो फिर भी कार्य कर ही रहा है उनके बीच में। तीसरा हमारा आता है विद्युत चुंबकीय बल, चुंबकीय बल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो है टॉपिक, ये आपका 12th का है, तो इसे भी हम नहीं पढ़ने वाले। तीसरे टाइप के फोर्स होते हैं आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस।
स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में आपके कौन से आते हैं? नाभिकीय बल, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, 10 की घात 15 की रेंज का हमारा ये बल होता है। नाभिक के बल कौन से है? नाभिक के अंदर लगने वाला जो बल होता है, नाभिक के बल। चौथा हमारा आता है वीक फोर्सेस, वीक फोर्स, इसे हम क्या कहेंगे? कमजोर बल। इसमें कौन से आते हैं आपके? अंतरा आणविक बल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर बीच में, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला बल, अंतरा आणविक बल। तो नाभिक के बल, नाभिक के अंदर लगने वाला बल, मींस आपका नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनके बीच में लगने वाला बल। अंतरा आणविक बल, दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी होगा, वंडरवाल फोर्सेस होती है ना, वंडरवाल बल, वो अंतराण्विक बल ही होता है ना, बहुत वीक होता है। तो ये हुई हमारी वीक फोर्सेस। अब इस चैप्टर में हमें जो जरूरत पड़ने वाली है वो इन 4 बलों की पड़ेगी। तो चलो इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो पहला बल है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलो अब शुरू से समझते हैं। इसमें हमेशा वर्ल्ड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका कुछ द्रव्यमान है, हर वस्तु एक दूसरे पे कुछ ना कुछ बल लगाती है। ठीक है, तो अब 2 इंसान अगर खड़े हैं तो वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ बल लगा रहे हैं। तो उससे दिमाग में आता है कि वो एक दूसरे को बल लगा रहे हैं, तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, तो या तो वो पास आके चिपक जाए या वो दूर दूर जाके गिर पड़े। ऐसा क्यों नहीं होता? तो वो भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम गुरुत्वीय बल को डिटेल में पढ़ेंगे, तब वो भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? 2 द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और ये हमेशा एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो 2 आदमी आपस में चिपकेंगे ही चिपकेंगे, दूर जाके नहीं गिरेंगे। अब क्यों नहीं चिपकते वो बाद की बात समझाएंगे। तो 2 द्रव्यमानों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो मान लो हमारे पास ये 2 द्रव्यमान है, m1 m2, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो f हमारा क्या हो जाएगा? g m1 m2 बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ये g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब अगर हम कह दें कि एक पिंड हमारा पृथ्वी है, दूसरा पिंड मान लो मैं हूं। ठीक है, तो ये, चलो मैं नहीं हूं, आप ही हो, आप ये पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, तो पृथ्वी और आपके बीच में बल कार्य करेंगे। हमने कहा पृथ्वी का द्रव्यमान m, आपका द्रव्यमान स्मॉल m, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो गई? कैपिटल r हमने मान लिया। तो हमें पता है जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान होता है gmm बटे r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में हम रखें तो एक पिंड पृथ्वी हो गई, एक पिंड आप हो गए, दोनों के बीच की दूरी हमने r इसलिए मानी क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो करीब 6400 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो आप कितने भी ऊपर एक पहाड़ पे भी चढ़ के खड़े हो जाओ तो इसके कंपैरिजन काफी कम है, तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम क्या कह देते हैं कि जितने भी हमारी वस्तुएं हैं और पृथ्वी अगर हम पिंड मानते हैं तो उनके बीच की दूरी उसकी त्रिज्या होती है। तो इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? F बराबर gm स्मॉल m बटे r स्क्वायर। अब हमें पता है स्मॉल g क्या होता है ये, तो क्या हो गया gm, या F बराबर mg। तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल किसी भी पिंड पर क्या होता है? mg, और यही बल उसका, और इस बल का परिमाण क्या होता है? वस्तु का भार। भार किसे हम बोलते हैं? mg को ही तो बोलते हैं ना भार। तो इस गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होता है? भार, हमेशा याद रखो। अब इसकी दिशा क्या होती है? जो ये हमारा गुरुत्वीय बल है ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा।
तो सपोज अगर मैं ऐसे बोल दूं, ये पृथ्वी है, ये इसका केंद्र है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने कुछ रख दिया है, तो इस पे गुरुत्वीय बल किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। अगर मैं इसी वस्तु को यहाँ पे रख दूं तो गुरुत्वीय बल हमेशा कहाँ होगा, उसके केंद्र की ओर कार्य करेगा, ठीक है। और हम इसे दिखाते कैसे, mg से, गुरुत्वीय बल mg से दिखाते हैं। तो हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हम इसे कैसे दिखाएंगे, क्षैतिज से, देखो ये क्षैतिज दिखाएंगे और इससे लंबवत केंद्र की तरफ को कार्य करेगा पृथ्वी के। तो अगर हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक पिंड है जो क्षैतिज तल पे रखा है, तो उस पे हम गुरुत्वीय बल कैसे दिखाएंगे, हमेशा नीचे की ओर, mg, ठीक है। अगर वो किसी तल पे रखा होगा तो वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसमें फिर हमारे गुरुत्वीय बल के घटक हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो गुरुत्वीय बल क्या है, पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करेगा, हमेशा नीचे की ओर को हम इसे लगाएंगे। अब दूसरा बल आता है हमारा, दूसरा बल है हमारा तनाव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेंशन या खिंचाव भी बोल देते हैं। अब ये किस पे कार्य करता है, जब भी हमारी बात आती है कि रस्सी से या तार से कुछ भी लटका हुआ है या कुछ भी बंधा हुआ है आपस में, तो हमारा तनाव कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये एग्जांपल ले लें, ये हमारी एक रस्सी है, इससे एक पिंड बंधा हुआ है, भार उसका m है। तो जो ये रस्सी है, जहां जहां से ये रस्सी जुड़ी हुई है वहां वहां पर ये बल लगेगा। तो इस बिंदु पे जुड़ी हुई है, इस बिंदु पे जुड़ी हुई है, तो इसमें क्या लग जाएगा, तनाव इस दिशा में, इस सतह के लिए तनाव इस दिशा में लग जाएगा। अब ये कंफ्यूजन आता है कि भाई दिशा कैसे निकालें, ठीक है ना। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी आपका बिंदु कांटेक्ट का है, जहां भी आपकी रस्सी और कोई भी सतह दोनों जहां मिल रही हैं, उस बिंदु पे आपको अपना निकालना है कि तनाव की दिशा क्या होगी। तो सबसे आसान रूल, जो भी कांटेक्ट है उस पे आप इमेजिन करो कि आप अपनी कमर लगा के खड़े हो गए और सीधा मुक्का मारो सामने वाले को, तो ये मुक्का जिस डायरेक्शन में जाएगा वो ही बल की डायरेक्शन है। अब यहाँ पे कांटेक्ट क्या है, यहाँ है, तो आप यहाँ लेट गए, करेक्ट। अब मारो मुक्का सीधा, कहाँ लगा, इधर की ओर, ठीक है ना, सीधा ऊपर मुक्का, कमर लगा के और कमर के सामने मुक्का मारना है आपको। मुक्का किधर लगा, इधर को, तो तनाव की डायरेक्शन ये हो गई, यहाँ लगा लो। अब इस सतह पे लेट जाओ भाई, ठीक है। मुक्का किधर मारना है, कमर के सामने, ये जो कमर टच हो रही है उसके सामने दिशा में, फिर से मारो मुक्का, किस दिशा में आया, इस दिशा में। तो तनाव की दिशा आप कैसे निकाल सकते हो, मुक्के से निकाल लो। जहां भी कांटेक्ट है उस पे अपनी कमर लगा लो और सीधा मुक्का मार दो, वो आपकी तनाव की दिशा को दिखा देगा, ठीक है। अब अगर हम ये एग्जांपल ले लें, मान लो ये एक पिंड है, ये है, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ओके, और यहां से ये बंधा हुआ है, तो ये रस्सी यहां जुड़ी हुई है, एक रस्सी यहां जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम कहाँ निकालते हैं, यहाँ पे इस रस्सी, हमेशा याद रखो रस्सी बदल जाएगी, तनाव भी बदल जाएगा, तो आपको उसे नाम T1 T2 ऐसे करके देने होंगे। अब रस्सी के द्वारा इस पे लगाया गया तनाव, ये यहाँ है, हो जाओ भाई कमर लगा के खड़े, मुक्का मार दो सीधा, तो तनाव किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। हमने से कह दिया T1 पहली रस्सी के लिए। अब इस बिंदु पे तनाव निकालना है, फिर से हो जाओ सीधे खड़े, दे मारो मुक्का, खड़ा इस दिशा में, तो तनाव किस दिशा में हो गया, इस दिशा में, T1, करेक्ट। अब ऐसे ही इस बिंदु पे निकालना, क्या इस बिंदु पे आप कमर लगा खड़ो, डिशम, हाँ यही होता था ना 80s की मूवी में, डिशम 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 की आवाज तुमने तो देखी नहीं होंगी, देखना कभी, बड़ा मजा आता है। जब भी फाइट होती है तो उसमें हमेशा आवाजें आती हैं, डिशम 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 डिशम। तो ये बल हो गया हमारा T2, तनाव रस्सी के द्वारा। इस बिंदु पे फिर से खड़े हो जाओ, और कुछ तो काम है नहीं जिंदगी में, खड़े होते रहो बस और मुक्के मारते रहो। ये आ गया आपका तनाव T2। ये याद रखोगे ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। किसी भी दिशा में निकालना हो
हमेशा निकाल जाओगे। तो अभी हमने पढ़े दो बल, तनाव और एक गुरुत्वीय बल। अगर मैं इसमें आपको गुरुत्वीय बल निकाल बोलूं तो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा नीचे केंद्र की ओर। तो इस पिंड पे गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा होगा, ये कितना होगा m1g। इस पे गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा होगा, ये सेंटर से लेके दिखाएंगे हमेशा, और कितना हो जाएगा m2g। इस पिंड पे गुरुत्वीय बल कहाँ लग रहा होगा, ये क्या हो जाएगा mg, ठीक है ना। तो ये हमारे हुए दो बल, तनाव और गुरुत्वीय बल। अच्छा, तनाव बल का एक और एग्जांपल आता है, पुली वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, घिरनी वाले जो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी एक पुली है, यहाँ से ये रस्सी टंगी है, ये रस्सी टंगी है, यहाँ एक बाहर टंग गया, यहाँ एक बाहर टंग गया, और यहाँ से ये जुड़ी भी हुई है, ठीक है, इस सतह से। तो अगर इसमें तनाव निकालना हो तो हमेशा आपके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें एक तो क्या देंगे कि जो पुली है ये द्रव्यमानहीन है, ठीक है। तो पुली पे हम कोई द्रव्यमान नहीं लेंगे, और अधिकतर बोला जाएगा कि जो एक रस्सी है पुली, ये समान रस्सी है, एक ही रस्सी है जो घूम रही है, रस्सी नहीं बदल रही। तो अब लगाओ, चलो, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया। तो सबसे पहले गुरुत्वीय बल, ये नीचे की तरफ को लग गया m1g, इस पे नीचे की तरफ को लग गया m2g। अब लगाओ रस्सी के द्वारा तनाव। तो इस बिंदु पे फिर से भाई कमर लगा दो, दे मारो मुक्का, खड़ा, ये T हो गया। यहां पे भी तो ये टच हो रहा है ना, अब यहां लेट जाओ, दे मारो मुक्का, T, करेक्ट। अब ये कांटेक्ट बिंदु हो गया, यहाँ पे फिर आप ऐसे लेट गए भाई, तो मुक्का कहाँ है, इधर, ये फिर से T। इस बिंदु पे तनाव ऊपर की ओर, लेटो और दे मारो मुक्का, करेक्ट। अब यहाँ भी तो एक रस्सी है, इसे कैसे भूलिए, पर ये रस्सी दूसरी है, तो तनाव बदल जाएगा। तो इस सतह पे तनाव कितना हो गया, तो बहुत ध्यान देना है, ठीक है ना। फिर से लेटे और ये मुक्का, तो तनाव इस डायरेक्शन में से T1। एक सतह ऊपर भी तो है, तो उधर का तनाव इधर को T1। तो ऐसे हम निकालेंगे अपने पुली के जो सवाल करेंगे तनाव की डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। तो इसमें हम इजीली निकाल पाएंगे कि हमारे तनाव कैसे कैसे हैं। अब अगर मैं आपको, चलो ये चीज आपके एग्जाम्पल के लिए आप खुद से करना है, और कमेंट बॉक्स में हो सके तो फोटो डाल देना कि इसमें तनाव और गुरुत्वीय बल किस किस दिशा में लगेंगे और कैसे कैसे लगेंगे। इसे अगर मैं m1 बोल दूं, m2 बोल दूं, m3 बोल दूं, और सारी रस्सियां अलग अलग हैं, ध्यान रखना सारी रस्सियां अलग अलग हैं। तो रस्सियां अलग, तनाव अलग, ये आपका एक होमवर्क हो गया, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट बल, अभिलंब बल। अभिलंब, लंब बल, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। नाम ही बता रहे हैं, नॉर्मल, लंबवत होगी ये बल हमेशा। हम किससे प्रदर्शित करने जा रहे हैं, n से। तो अभिलंब बल कब लगता है, जब भी दो सतह आपस में संपर्क में हो, ठीक है। जब भी दो सतह आपस में संपर्क में हो तो वो एक दूसरे पे बल लगाती हैं, और ये बल क्या होता है, लंबवत बल। अगर मैं ये बोल दूं कि ये एक मेज है, तो हमने मान लिया हमारे पास ये एक टेबल है, ठीक है। इसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, तो अब इस बॉक्स की सतह टच हो रही है, जैसे कि मेरे हाथ पे ये मार्कर रखा है, तो ये दो सतह टच हो रही हैं, तो दोनों सतह एक दूसरे के ऊपर अभिलंब बल लगाएंगी। बॉक्स लगा रहा है टेबल के ऊपर बल N, टेबल लगा रही है बॉक्स के ऊपर बल N। ऐसे हमारे अभिलंबित बल कार्य करते हैं। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें कुछ इस टाइप से होगा, ये सतह है, इसके ऊपर एक पिंड रखा है जिसका भार m है, तो इसका नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, mg, गुरुत्वीय बल। पिंड सतह पे लगा रहा है अभिलंब बल नीचे की ओर, सतह पिंड पर लगा रही है अभिलंब बल ऊपर की ओर। अगर यही चीज अब हमारी आनत तल में आ जाए तो हम इसे कैसे दिखाएंगे, मीनिंग ये कुछ ऐसे है,
ये पिंड रखा है, तो अभी भी जो R होगा, सॉरी जो N होगा, जो अभिलंबवत बल या प्रतिक्रिया बल होगा वो लंबवत होगा। सतह लगा रही है पिंड पे ऊपर की ओर N, पिंड लगा रहा है सतह पे नीचे की ओर N। पर इस केस में mg क्या हो जाएगा, mg अभी भी केंद्र की तरफ को ही होगा। देखो ये सतह है ना सीधी, तो पृथ्वी का केंद्र तो अभी भी यही, तो जो भार होगा वो ऐसे कार्य करेगा अभी भी। ठीक है, इसलिए आनत तल में गुरुत्व बल के घटक होते हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक। तो ऐसे लगेगा हमारा अभिलंब बल। अगर हम इसमें एक और केस दिखा दें कि भाई ये एक और आनत तल है, यहां पे एक और पिंड रखा है, इसका है M1 और M2। अब दिखाएं अगर इसमें हम कैसे लग रहे हैं, तो इसमें नीचे की ओर तो ये आ गया M2G, पिंड सतह पे लगा रहा है, N सतह पिंड पे लगा रही है N। अगर इसमें मैं एक और चीज कर दूं कि ये दोनों जो आनत तल हैं वो आपस में एक रस्सी से जुड़े हैं, तब रस्सी आ गई तो तनाव भी आ जाएगा। तनाव कैसे लगाएंगे, यहाँ पे तनाव कैसे कार्य करेगा, इधर की तरफ को, और इस बिंदु पे यहां लेटो और मुक्का मार दो इधर की तरफ को। तो ऐसे आपके तीनों बल, जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें इनमें से अधिकतर सारे बल एक साथ से लगते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। लास्ट हमारा आता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग बल। इसे हम kx या F से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी हमारा स्प्रिंग होता है, अगर वो अपनी नॉर्मल लंबाई में है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, मीनिंग साम्य अवस्था में होता है। ठीक है, साम्य अवस्था का मीनिंग होता है बल उस पे जो नेट बल है वो जीरो है, और इन्हें हम कहते हैं संतुलित बल। नेट बल जीरो कैसे होगा, जितने भी बल लग रहे हैं उनके ऊपर अगर उनका योग निकाले और वो जीरो आए तो हम कहें कि साम्य अवस्था में है, लगाया गया नेट बल जीरो है। अब अगर हम इस पिंड, ये जो स्प्रिंग है, अगर मैं इसे ऐसे दबा दूं, ये कर दूं, तो अब क्या है, दो जगह से ये दब रहा है। तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है, उसकी जो प्रवृत्ति होती है वापस अपनी जो पहले की स्थिति थी उसमें आने की। तो इसमें कौन सा बल लगेगा, इधर को और इधर को अपोजिट डायरेक्शन में, kx। ठीक है, अब अगर मैं इस स्प्रिंग को खींच दूं तो इसका मतलब मैं किधर बल लगा रही हूं, जो बल लगा है स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल बाह्य बल के हमेशा विपरीत दिशा में होगा। ये है कि अब मैंने इसे स्प्रिंग को खींच दिया और ये ऐसा हो गया, तो अब ये बल क्या करेगा, ये कोशिश करेगा दोबारा से सिकुड़ने की। तो अब की बार स्प्रिंग बल कैसे लगेगा, ऐसे। तो ये हमारे बल हैं गुरुत्वीय बल, तनाव, अभिलंब बल और आपका स्प्रिंग बल जो काम करते हैं। एक और है लास्ट हमारा घर्षण बल। घर्षण बल इंग्लिश में से क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन वो बल है जो सतह के समानांतर लगता है और हमेशा गति का विरोध करता है। हमारी रोड जो होती हैं, गाड़ियां चलती हैं, धीरे धीरे रुक जाती हैं, या आपने कोई बॉल लुढ़काई तो धीरे धीरे जाके वो रुक जाएगी। क्यों रुक जाती है, घर्षण बल की वजह से। तो घर्षण बल आपका कैसे कार्य करता है, अगर वस्तु इस दिशा में गतिमान है किसी वेग से तो घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करेगा, और घर्षण बल सतह के समानांतर होता है। अभिलंब बल क्या होता है, सतह के लंबवत, और घर्षण बल सदैव सतह के समानांतर होगा। और ये बल हमेशा क्या करेगा, गति का विरोध, तो हमेशा गति की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब अगर हम अपने सारे बलों को एक अनंत तल पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाओगे, ये है सपोज, ये पिंड है थीटा, पिंड हमारा
नीचे की तरफ को मूव कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इस पे, mg। ये हमेशा धरती के केंद्र की तरफ को mg, अगर इसका द्रव्यमान m है। अब दूसरा क्या आया, पिंड द्वारा सतह पर लगाया गया घर्षण, सॉरी अभिलंबवत बल, सतह द्वारा पिंड पर लगाया गया अभिलंबवत बल। तीसरा हमारा आ जाएगा फ्रिक्शन, ये इस दिशा में मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इस दिशा में, इसके समानांतर। स्प्रिंग बल आपका हमेशा आएगा जब स्प्रिंग होगा, तनाव आपका हमेशा आएगा अगर आपके पास कोई रस्सी होगी। तो अगर आपका कुछ ऐसा सा केस हो कि ये है, ये यहाँ पे पिंड रखा है और यहाँ पे एक पुली लगी है जिससे ये ऐसे ऊपर की तरफ को खींच रहा है और फिर यहाँ पे भी कोई भार है, तो अब इसमें हम सारे बल दिखा सकते हैं। देखो अगर हम इसे m1 मान ले, इसे m2 मान ले, तो नीचे की तरफ कौन सा बल होगा, m2g, इसमें नीचे की तरफ m1g। अब यहां से कोई सतह नहीं टच हो रही तो इस पे कोई प्रतिक्रिया बल नहीं होगा। इस पे देखो सतह का प्रतिक्रिया बल ये और पिंड का सतह पे प्रतिक्रिया बल ये। अब क्योंकि रस्सी जुड़ी हुई है तो रस्सी से जो जहां पे कांटेक्ट होता है वहां अपनी कमर लगा के मुक्का दे मारो, तो ये आपका तनाव इस डायरेक्शन में। अब इसमें एक और चीज हम बोल रहे हैं कि जो ये पुली है ये द्रव्यमानहीन पुली है और रस्सी हमारी एक ही है, ठीक है। तो इसमें हमें अलग अलग तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अब ये ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन कहाँ आ जाएगा, घर्षण कहाँ आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ देखो, यहाँ तनाव आप इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से आपके सारे बल को आप प्रदर्शित करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। ये आपका यूज होगा जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसके लिए। हिंदी में से कहते हैं बल निर्देश आरेख। अगर आपको ये बनाने आ गए तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान हो जाएंगे। शॉर्ट फॉर्म होगी इसकी FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें कैसे बनाएंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, पहली जो भी हमारा पिंड होगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम बिंदु द्रव्यमान लेंगे। अगर हम कहेंगे कि एक कार जा रही है, उसका हमें FBD बनाना है, तो कार को हम प्रदर्शित करेंगे एक बिंदु से, तो हम क्या लेंगे, बिंदु द्रव्यमान। दूसरा बात ध्यान रखनी है, FBD डायग्राम में केवल वो बल प्रदर्शित करेंगे जो कि पिंड पर लग रहे हैं। पिंड के द्वारा लगाए गए बल हम उसमें नहीं दिखाएंगे। पिंड पर लगने वाले बल प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, कैसे बनाएंगे। पहले सबसे सिंपल लेते हैं, ये हमारा m द्रव्यमान का एक पिंड है जो एक सतह पर रखा है। इस पे कौन कौन से लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ लगेगा mg और एक ऊपर की तरफ सतह से पिंड पर लगाया गया अभिलंब बल। इसमें हम वो नहीं दिखाएंगे पिंड से सतह पे, केवल जो पिंड पर लग रहे हैं बल सारे वो हम दिखाएंगे, ठीक है। इसका FBD बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पिंड को बिंदु द्रव्यमान ले लो, नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है अभिलंब बल। अगर हम ऐसे ही मैं दिखा दूं, ये रस्सी वाला, ये रस्सी में एक पिंड लटका हुआ है m, तो इसे कैसे दिखाएंगे, एक तो नीचे mg लग रहा है इस पे और एक रस्सी के द्वारा क्या लग रहा है तनाव। अब यहाँ पे तनाव नहीं दिखाएंगे, हमें कौन से दिखाने जो केवल पिंड पे लगे, तो इसका FBD क्या हो जाएगा, ये mg और ये तनाव, करेक्ट। अब अगर ऐसे ही हम घिरनी का ले ले एग्जांपल, ये m1 m2, तो कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो ये m1g, एक ये m2g, पिंड पे रस्सी के द्वारा बल, ये कांटेक्ट पॉइंट है तो हमेशा उसके बाहर की तरफ मुक्का मारो, T, ये T। हमने माना कि रस्सी हमारी एक ही है। अब इसमें एक और चीज देखो, यहाँ पे हमारी पुली भी है। अगर हम पुली को भी मान ले तो पुली हमारी इससे अटैच्ड है,
तो उस पे कौन सा लग रहा है? एक तो ये, करेक्ट, एक ये पुली से यहाँ टच हो रहा है, यहाँ इसे हमने T1 मान लिया क्योंकि वहां रस्सी हमारी बदल गई है। तो पहले इसका बनाओ FBD, क्या बनेगा? M1G और ऊपर तनाव Tm। देखो अभिलंब बल कब केवल और केवल तभी लगेगा जब दो सतह एक दूसरे को स्पर्श करती हूं। इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? M2G T। घिरनी का बनाएंगे तो क्या बनेगा? T1। ऐसे बनेगा हमारा FBD घिरनी के लिए। चलो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं आनत तल का। ये पिंड है हमारा ऐसे, ठीक है, M द्रव्यमान का, तो इस पे नीचे की ओर क्या लगेगा? Mg, और इस पे प्रतिक्रिया कैसे लगेगी? ऐसे N। अभिलंब बल, प्रतिक्रिया बल केवल जो पिंड पे, FBD जब भी बनाएंगे हमेशा ध्यान रखो जो बल पिंड पे लग रहे हैं वो दिखाएंगे। तो इसका FBD कैसे बन जाएगा? ये Mg N। डायरेक्शन भी वही दिखाएंगे बिल्कुल जैसे कि हमारी डायग्राम में डायरेक्शन है। ये आपका बिंदु डायग्राम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक और बना दूं, ये यहां से ये ऐसे लटका हुआ है, ये ऐसे लटका हुआ है, ये ऐसे ऐसे, और ये अगर इसका FBD बनाने को बोले M1 M2 M3, तो सबसे पहले तो नीचे की ओर M2G M3G M1G। अब देखो तनाव कौन कौन से, इस पे किस, ये सारी रस्सियां हमारी अलग अलग हैं, तो इधर को T1, इस रस्सी का मान लो T2, इसका इधर को T3, इधर को T4, इस पे इस रस्सी का इधर को T4, इस पे इस रस्सी का इधर को T5। तो पॉइंट दर पॉइंट पहले हमारा ये पिंड लो, इस पे जो हमारा ये M1 है, कौन कौन से बल लग रहे हैं? नीचे की तरफ M1G, एक T1 लग रहा है तनाव, एक T2 लग रहा है, तो ये बन गया इसका FBD। अब इसका FBD बनाओ। एक्चुअली इस FBD को बनाने का फायदा क्या है कि जब आप इक्वेशन लिखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितनी इक्वेशंस आपके पास आएंगी। इसका देखो M2 का क्या है? M2G T4 T3। इसका देखो M3G T5 और आपका कुछ ऐसे से T4। तो ये बन गया आपका FBD इस डायग्राम का। बच्चों ये जो चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये देखने में मुश्किल लगते हैं पर जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना धीरे धीरे आपको रट जाएंगे। ये इतनी मेरी गारंटी है कि आप न्यूमेरिकल को देखते ही आपको पेन पेंसिल की जरूरत नहीं होगी, आप ओरली भी उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट अब हम आपको समझाते हैं कि हमने कहा कि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल ना लग रहा हो। उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कोई बल ना लग रहा हो, बल तो हमेशा लगते रहते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं कि जब उस पे लगने वाले बल संतुलित बल हो। संतुलित बल मीन्स सब बलों का योग शून्य के बराबर हो। तो वो चीज समझते हैं संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होते हैं। संतुलित बल इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। तो इसमें क्या होगा, जितनी भी फोर्स लग रही हैं सबका योग शून्य के बराबर होगा। मीन्स F net will be 0 if F1, F2, F3 plus and so on will be 0। समझते हैं कैसे? अब हमने कहा था कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी
और गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है ना। अब ये एक पिंड रखा है सतह के ऊपर, ठीक है, ये रखा ही है, ये विराम का विराम में ही बना हुआ है, तो क्या मैं ये कह दूं कि यहाँ कोई बल नहीं लग रहा? नहीं, बल तो लग रहे हैं। देखो कौन कौन से, इस पिंड पे कौन कौन से बल हैं? एक तो इसका भार mg, एक सतह के द्वारा इस पिंड पर प्रतिक्रिया बल n। करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं बोलूंगी इस पे बल नहीं लग रहे, मैं बोलूंगी इस पे संतुलित बल लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, इसीलिए ये विराम अवस्था में बना हुआ है। अब नेक्स्ट बात आती है असंतुलित बल। असंतुलित बल का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु पे असंतुलित बल होगा तो उसकी स्थिति में या उसके रूप में परिवर्तन होगा। देखिए कैसे, अब ये पिंड है, हमने कहा इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो ये विराम अवस्था में ही बना हुआ है। पर अगर मैं इधर से किक कर दूं, एक और बल F लगा दिया, अब इस बल को तो कोई बल संतुलित नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा कि हमारा ये पिंड आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो विराम अवस्था से गति में और गति से विराम अवस्था में हम तभी आते हैं जब हमारे बल का संतुलन बिगड़ जाए, जब उस पे कुछ नेट फोर्स लग रहा हो, कुछ नेट बल उस पे लग रहा हो, नेट बल हमारा शून्य ना हो। ठीक है। अब देखो ये है, एक और एग्जांपल लें, ये हमारी गोली है, ठीक है, इस पे नीचे की ओर कौन सा बल लग रहा है? mg, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लग रहा है। और अब मैं कह रही हूं कि ये गति है और मैंने मान लिया कि जो ये तल है इसके लिए जो घर्षण बल है वो 0 है, घर्षण बल इसका 0 है। तो घर्षण बल कहाँ लगता है? हमेशा गति की विपरीत दिशा में। अब कोई घर्षण बल नहीं लग रहा, इसने इसे काट दिया तो बस ये गति करती जा रही है, कोई बल इसके ऊपर है ही नहीं। पर अगर मैं ये जो तल है वो खुरदरा ले दूं तो फिर क्या होगा? इन दोनों ने तो काट दिया, पर जो ये नीचे पीछे की तरफ घर्षण बल लग रहा है ये तो बच गया, नेट बल तो 0 नहीं हुआ, तो ये हमारी धीरे 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 रुकती चली जाएगी, तो गति से विराम में आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कभी ये नहीं कहो कि वस्तु पे कोई बल नहीं लग रहा, बल पक्का लग रहा होगा, पर या तो बल संतुलित होंगे या बल असंतुलित होंगे। अब एक और बात मैंने बोली कि जो ये हमारा जो संतुलित बल है उससे वस्तु विराम की विराम में बनी होती है, गति की गति में बनी होती है, ठीक है, उसकी स्थिति चेंज नहीं होती, पर उसका रूप या उसकी आकृति चेंज हो सकती है। उसका एग्जाम्पल कैसे लें? मान लो कि मैंने एक बॉल ले ली अपने हाथ में और दोनों हाथों से मैं बराबर फोर्स लगा के उसे दबा रही हूँ, तो क्या होगा? बल तो लग रहा है, बराबर बल लगा रहे हो, दोनों एक दूसरे को काट भी रहे हैं, तो उसकी स्थिति तो नहीं बदलेगी पर उसका रूप बदल जाएगा, वो चपटी हो जाएगी। ठीक है। या मैं एक रबड़ ले लूं और उसे दोनों से बराबर बल लगा के खींच रही हूं, तो नेट बल तो उस पे 0 है, मीन्स बल उस पे संतुलित है, पर जब मैं छोड़ूंगी तो वो खींची रह जाएगी हमारे पास, तो उसकी आकृति बदल जाएगी। तो जो संतुलित बल होते हैं उससे आकृति या रूप बदल सकता है पर स्थिति नहीं बदलेगी। वो जिस स्थिति में है, विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी। ठीक है। तो असंतुलित बल हमारा क्या करता है? यहाँ पे क्या करना शुरू किया असंतुलित बल ने? मोशन को, ये गति में थी, इसे धीरे धीरे रोकना शुरू कर दिया। यहाँ पे इस असंतुलित बल की वजह से ये चलना शुरू हो गया। तो असंतुलित बल किसी वस्तु की अवस्था के साथ साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन करती है। ठीक है भाई, मान लो ये बॉल ऐसे आ रही थी, मैंने किक मारा, सीधी जानी शुरू हो गई, फिर मैंने यहाँ से किक मार दिया तो उसकी डायरेक्शन बदल गई, इधर को जानी शुरू हो गई। तो संतुलित बल क्या करता है? वो उसी अवस्था में बनी रहेगी, पर उसका रूप या आकृति बदल सकती है, जरूरी नहीं है हर बार बदले, बदल सकती है। असंतुलित बल क्या होता है? वह पिंड की अवस्था के साथ साथ उसकी दिशा में भी परिवर्तन कर देगा।
तो ये वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो किसी ने स्किप कर दिया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो जुड़े रहिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।